हेलो स्टूडेंट। देखो लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 16.2 प्रोबेबिलिटी। ओके, 16.1 एंड 2 हो गई थी। नेक्स्ट अपने पास एक्सरसाइज 16.3। अब 16.3 को सॉल्व करने के लिए मेन चीज है आपके पास बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे 16.3। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 + 6 = 7 मार्क्स का चैप्टर है। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो होता है और अथवा में आएगा। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना इसका, उसमें से एक क्वेश्चन 99% मान लो इसी एक्सरसाइज में से आने वाला है 16.3 में से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट या फिर सेकंड। ये तो 1 मार्क्स का अलग है। ठीक है, तो ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल में आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। जिसमें 16.3 का एक क्वेश्चन होता है। जो 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक तो होगा आपका 16.3 का, फिर और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 16.4 से आ जाए या 5 से आ जाए। ठीक है, तो ये 99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन 16.3 से बनता ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं एक क्वेश्चन 16.3 में से बनेगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम की हेल्प से। तो देखो बेस थ्योरम क्या होती है। अभी 16.1 एंड 16.2 इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल से कॉन्सेप्ट उठाएंगे, कब यूज में लेनी है। ठीक है, 16.1 एंड 16.2 में पढ़ी थी अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल, उसमें क्या था आपके पास, कोई एक प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी और कोई दूसरी पूछ लेता था A/B। सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी होती थी, कोई एक गिवन होती थी, A गिवन है, और प्रोबेबिलिटी A/B किसी एक कॉन्सेप्ट में किसी एक की हेल्प लेकर दूसरी पूछता था, या तो A/B पूछ लेता था या B/A पूछ लेता था। तो अपन उसको यूज में लेते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट अगर प्रोबेबिलिटी जो है अगर वो ज्यादा आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी 2 या 3 गिवन है और कोई एक पूछ रहा है। जैसे यहाँ तो क्या था, A गिवन है, A/B पूछ लिया, B/A। मान लो एक प्रोबेबिलिटी A भी गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है, और पूछ रहा है कुछ और ही पूछ लेता है आपके पास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे, बेस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, और अगर ये बॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना, जैसे रेड बॉल 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, बैग नंबर फर्स्ट में, ऐसे बैग नंबर सेकंड आ गया, उसमें भी कुछ रेड बॉल है, उसमें ही मान लो कुछ ब्लैक बॉल है। इस टाइप के अगर बैग भी आ जाए आपके पास, नंबर ऑफ बैग भी 1 2 कितने ही बैग आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी कहां से सॉल्व करेंगे अपन, बेस थ्योरम की हेल्प से। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा गिवन होगी, कोई एक ऐसा नहीं होगा एक गिवन है सेकंड निकाल लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा गिवन होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है बेस थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यहाँ कुछ भी बन सकता है, वो अपन क्वेश्चन पे समझ लेंगे। E1/A, E2/A, E3/A, कुछ भी, जितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उन पर डिपेंड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल्स टू, देखो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस इस तरीके से जितनी भी प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी। ओके, जैसे मान लो 2 ही प्रोबेबिलिटी गिवन है और थर्ड ओनली 2 गिवन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 गिवन है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 गिवन होती तो 4 को भी ले लेते, 5 होती तो 5 को भी यूज में ले लेते। तो जितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। ठीक है, जो पूछ रहा है वो वैल्यू ऊपर हो गई, बाकी सारी रिमेनिंग वैल्यूज नीचे आएगी। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो अपनी सिर्फ बेस थ्योरम हो गई, ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बस फॉर्मूले बनाने अपन को, बाकी आगे तो खैर कर ही लेते हो आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन 16.3 में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है 2 बैग है। ठीक है, फर्स्ट बैग हो गया और एक सेकंड बैग। तो मैं बना देता हूं, ये हो गया अपने पास फर्स्ट बैग और ये हो गया सेकंड बैग। तो देखो फर्स्ट बैग के लिए क्या कह रहा है, बैग 1 में क्या है आपके पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है बैग 1 में।
और बैग सेकंड के लिए ये कह रहा है 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। तो ये हो गया आपके पास बैग सेकंड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, किसी एक बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है, और वो कौन से कलर की है, रेड कलर की है। कोई भी एक बॉल बाहर निकाल रहे हैं, वो है रेड कलर की। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो बॉल बाहर निकाली है, ठीक है, वो कौन सी है, सेकंड बैग से निकली है बाहर। कि वो जो बॉल बाहर निकली है, वो बॉल कहां से बाहर निकल रही है, सेकंड बैग से। तो देखो क्या क्या है आपके पास, पहले वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैग भी 2 है, तो एक तो मैं वैल्यू ले लेता हूं E1 इसकी फर्स्ट बैग के लिए, फर्स्ट बैग को मैं मान लेता हूं E1। फिर आपको सेकंड भी निकालना है, तो E2 में मान लेता हूं कौन सा हो गया, सेकंड बैग। और एक प्रोबेबिलिटी, कौन सी बॉल निकालनी थी आपको, रेड कलर की। तो ए हो गया आपके पास रेड कलर बॉल। ठीक है, पहले जो जो गिवन है उनको अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड कर देना। रेड बॉल, सॉरी फर्स्ट बैग E1, सेकंड बैग E2, और बॉल निकालनी थी रेड। अब देखो क्या है, ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दी जो बॉल जो ड्रॉ हो रही है, वो बॉल कहां से निकल रही है बाहर, सेकंड बैग में से। सेकंड बैग में से कौन से कलर की बॉल बाहर निकल रही है, रेड। यानी आपको पता है रेड कलर की बॉल बाहर निकलेगी, बट कहां से निकालनी है, सेकंड बैग में से। यानी 2 चीजों से काम है, एक तो E2 से और A से। तो बस अब इतना सा सोचो आप कि A अपॉन E2 होगा या E2 अपॉन A होगा। देखो इसके पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, उसके बाद में ज्यादा इजी लगता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। तो A अपॉन E2 होगा या E2 अपॉन A होगा। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ा था, जो चीज पता है आपको वो कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। सॉरी, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, जो नोन होता है उसको अपन अपॉन में रखते हैं, जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो देखो यहाँ ये तो पता ही आपको कि जो बॉल है वो रेड कलर की है, तो रेड कहाँ रह जाएगा, अपॉन में। तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, यानी आपको फाइंड करना है E2 अपॉन A, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, जो फाइंड करना था, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, ये आपको फाइंड करना था। तो देखो वैल्यूज चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, E2 का मतलब हो गया सेकंड बॉक्स, सेकंड बैग सेलेक्ट करना है आपको। कितने बैग है आपके पास टोटल, 2 बैग है, और 2 में से कोई एक बैग अगर सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 1/2। ओके, नेक्स्ट देखो क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। A अपॉन E2 का क्या मतलब हो गया, A का मतलब देखो क्या था, रेड बॉल। रेड बॉल कहां से निकल रही है, सेकंड बैग में से। तो सेकंड बैग में कितनी रेड बॉल है, 5। तो A अपॉन E2 का कितना क्या हो गया, 5 अपॉन 11। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग। तो टोटल 2 बैग है, कोई एक बैग सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, A अपॉन E1 का क्या मतलब हो गया, रेड बॉल होनी चाहिए फर्स्ट बैग में से। तो फर्स्ट बैग में से अगर मैं रेड बॉल निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। ओके, तो ये सारी वैल्यूज है आपके पास, फॉर्मूला में पुट करना है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया बेस थ्योरम कैसे यूज में लेनी है। आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, E1 की भी पता है आपको, E2 की भी पता है, E1 में से रेड की भी पता है, E2 में से रेड की भी पता है। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो अपन कौन सी यूज में लेंगे, बेस थ्योरम। या फिर ऐसे समझ लो कि जो बैग वाले कॉन्सेप्ट है, जो भी बैग वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सब में तो बेस थ्योरम यूज में लेनी है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा गिवन होगी, उस केस में भी क्या यूज में ले लेंगे, बेस थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है, एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है। अब पिछली जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो कहा, या तो वो ट्रेन से आएगा या बस से आ रहा है या स्कूटर से आ रहा है या किसी अदर व्हीकल से आ रहा है।
तो पहले तो बता देते हैं, बस से आ सकता है, स्कूटर से आ सकता है, ट्रेन से आ सकता है और किसी अदर व्हीकल से आ रहा है। 4 ऑप्शंस बता दिए उसने। अब देखो क्या हो रहा है, अगर वो ट्रेन बस, एक मिनट, ट्रेन ट्रेन बस स्कूटर एंड अदर, कंटिन्यू लिख लेते हैं वरना फिर प्रोबेबिलिटी में मिस्टेक हो जाएगी। ट्रेन बस स्कूटर एंड अदर, ट्रेन बस स्कूटर एंड अदर, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बता दी। अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, और सेम बस से अगर वो आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, एंड स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, और अदर से आने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। ये प्रोबेबिलिटीज बता दी उसकी। ट्रेन से आने की 3/10 है, बस से 1/5, स्कूटर से 1/10 एंड अदर से 2/5। अब क्या कह रहा है आगे कि अगर वो ट्रेन बस या स्कूटर या अदर से आता है तो उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी, लेट हो गया वो, ठीक है। अगर ट्रेन से आता है तो उसने कह दिया 1/4 है ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो बस से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, स्कूटर से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12, और अगर अदर से आ रहा है तो वो लेट होता ही नहीं है, लेट नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अदर से अगर वो आ रहा है तो उसने कह दिया लेट ही नहीं होगा, लेट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर वो लेट आ रहा है, ठीक है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, तो ए को मैं क्या मान लेता हूं, लेट आ रहा है वो, ए को मैंने एज्यूम कर लिया लेट, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं E1 तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, E2 बस से आने की प्रोबेबिलिटी, E3 स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी, एंड E4 हो गई उसकी अदर से आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर वो देर से आ रहा है, ये तो पता है आपको देर से आ रहा है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो लेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड करोगे। अगर वो लेट आ रहा है, पता है अपन को लेट आ रहा है, तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन में, तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी E1/A, तो E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, E2 गिवन है, E3 गिवन है, E4 गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा, P ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस, देखो कितनी है, E1 इंटू E3 E4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। अब चेक करो वैल्यूज पता है क्या, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है 3/10, A अपॉन E1, ठीक है, जब वो ट्रेन से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो गई, A अपॉन E1 पता है आपको। अभी देखो यहाँ ये पता है आपको कि वो ट्रेन से आ रहा है और लेट हो गया, बट वो पूछ क्या रहा है कि लेट हो गया तो ट्रेन से आ रहा है वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, A अपॉन E1 अलग है, E1 अपॉन A अलग है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2 सेम, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया A अपॉन E2, ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, A अपॉन E3, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, A अपॉन E4, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज पता है आपको, क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 3rd क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3rd, और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है पहले वाले उनके कंपेयर में अभी तक थोड़ा डिफरेंट भी है, तो एक काम करते हैं इसको अपन सबसे एंड में डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक क्वेश्चन और आएगा, तो इन दो को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4th, क्वेश्चन नंबर 4th अगेन बैग वाला क्वेश्चन है। एक बैग है, फर्स्ट बैग हो गया ये, तो इस बैग में देखो क्या हो रहा है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग में। सेकंड के लिए कह रहा है 2 रेड एंड 6 ब्लैक, सेकंड
बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है, ये सेकंड बैग में। अब क्या पूछ रहा है वो, इन दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, और वो बॉल कौन सी है, रेड। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है, मतलब पहले तो ये देख लेते हैं क्या निकाल रहे हैं अपन, रेड बॉल बाहर निकाल रहे हैं। दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया, एक बैग में से रेड बॉल निकाली बाहर, तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो जो बॉल है वो बॉल फर्स्ट बैग में से निकाली हुई है। यानी अपन को ये तो पता है रेड बॉल बाहर निकली है, ठीक है, रेड बॉल बाहर निकली है, तो आपको ये बताना है कि वो बॉल किस में से निकली होनी चाहिए, फर्स्ट बैग में से। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, देखो E1 अपॉन ए फाइंड करना है ना, क्योंकि आपको पता है जो बॉल बाहर निकली है रेड है, बट वो कहां से निकलनी चाहिए, फर्स्ट बैग में से। तो E1 अपॉन ए, तो वही चीज हो गई। E1 किसको एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट बैग को, E2 किसको एज्यूम कर लेंगे, सेकंड बैग को। देखो इसके अकॉर्डिंग बना दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यूज पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी, 2 ही बैग है, दो में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, 1/2, ओके, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब हो गया कि जो फर्स्ट बैग अपन को पता है फर्स्ट बैग, उसमें से रेड बॉल निकाल लो। तो अगर मैं फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, 4/8 अपॉन में ये 1/2 इंटू 1/2 प्लस, यहां से चेक करो P ऑफ E2, सेकंड बैग सेलेक्ट करना है, तो सेकंड बैग सेलेक्ट करने का मतलब 1/2, क्योंकि बैग दो ही थे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ए अपॉन E2 का क्या मतलब हो गया, रेड की बैग जो सेकंड बैग है उसमें से रेड बॉल, तो सेकंड बैग में से अगर मैं रेड बॉल निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई क्या, 2/8, 1/4 हो गई सारी वैल्यूज अपने पास। वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व, पुट तो क्यों है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में ये है कि 3 कॉइन है आपके पास, ठीक है, तो 3 कॉइन है तो मान लेते हैं E1 फर्स्ट कॉइन हो गया, E2 सेकंड कॉइन हो गया, E3 अपने पास थर्ड कॉइन हो गया। 3 कॉइन है, उनमें से एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, तो ये मैं मान लेता हूं बोथ साइड हेड। शोले में था ना, सिक्का उछालो वो एक ही चीज आता था, हेड या टेल जो भी था। सेकंड इसने बोला E2, दूसरा जो कॉइन है उसमें क्या है 75% तक हेड आने के चांसेस होते हैं, यानी कि 75% हेड, इसमें बोथ साइड हेड है और इसमें 75% हेड। और थर्ड जो कॉइन है उसके लिए बोला हुआ अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का मतलब ये होता है सिंपल कॉइन है वो, और अगर सिंपल कॉइन है तो कितने चांसेस होते हैं हेड या टेल आने के, 50%, ठीक है, अनबाइस्ड। तो ये फर्स्ट कॉइन मान लिया बोथ साइड हेड वाला था, सेकंड कॉइन 75% हेड वाला था, थर्ड कॉइन 50% हेड वाला था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों में से किसी एक कॉइन को सेलेक्ट किया और एक कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद उसको जब टॉस कर रहे हैं तो उस कॉइन पर हेड आ रहा है, यानी कि एक क्या मान लेंगे अपन, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, उस कॉइन पर हेड आ रहा है, जो कॉइन अपन ने लिया टॉस किया उस पर हेड आ रहा है, ये पता है आपको हेड आ रहा है। तो वो ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन है वो दोनों तरफ हेड वाला कॉइन है, दोनों तरफ हेड वाला कॉइन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या फाइंड करनी है, हेड आ रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन दोनों तरफ हेड आना चाहिए, और दोनों तरफ हेड किस में आएगा, E1 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, यही होगा। इन सब की वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो
E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 फर्स्ट कॉइन, टोटल कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, 3 में से कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी ना, 3 में से एक ही तो सेलेक्ट करना है। E2 को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखो क्या हो जाएगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1/3। उसके अलावा क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट कॉइन टॉस करता हूं, यानी मेरे को पता है फर्स्ट कॉइन में हेड आना चाहिए, यानी ये तो पता है मुझे फर्स्ट कॉइन यूज में ले रहा हूं लेकिन इसमें हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बताओ क्या होगा, बोथ साइड हेड है, अगर दोनों तरफ हेड है तो ऑलवेज हेड ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, देखो 1 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हेड ही आने वाला है, टेल कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है वो E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सेकंड कॉइन उछाल रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पता है मेरे को सेकंड कॉइन है, ये सेकंड कॉइन में हेड आ रहा है, तो A/E2, इसमें देखो हेड आने के कितने चांसेस है, 75%, तो प्रोबेबिलिटी बना दो 75%, कितना हो गया 3/4। नेक्स्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी जो थर्ड कॉइन है उससे अगर हेड आ रहा है तो A/E3, इसमें कितने चांसेस है 50%, तो 50% मतलब कितना हो गया 1/2। तो देखो सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई अपने पास, E1, E2, E3, A/E1, A/E2, A/E3, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे इनको, ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना इजी लगने लग जाता है क्वेश्चन, बस ये पता होना चाहिए अपॉन में प्रोबेबिलिटी किसकी आनी है, बस उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया, सारी वैल्यूज आपके सामने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसके साथ करेंगे थर्ड और 6, ये दो क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर है अपने पास है 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉस्टल है, सॉरी कॉलेज के हॉस्टल की बात हो रही है, 60% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, तो जो 60% स्टूडेंट है वो कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में, ठीक है, और 40% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में नहीं रहते। अगर हॉस्टल में नहीं रहते तो अपन उनको क्या बोलते हैं, डे स्कॉलर बोलते हैं, तो कुछ भी लिख दो, नॉट हॉस्टलर लिख दो चाहे डे स्कॉलर लिख दो, कुछ भी। 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% स्टूडेंट, और हॉस्टल में जो नहीं रहते उनमें से 20% के ग्रेड ए आती है, यानी जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनमें से तो 30% के ए ग्रेड आती है, और जो हॉस्टल में नहीं रहते उनमें से 20% स्टूडेंट के ए ग्रेड आती है जब भी उनका रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का। तो आगे देखो ये क्या पूछ रहा है, जब लास्ट एंड हुआ रिजल्ट आया तो क्या कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये पता लगा कि उस स्टूडेंट के ए ग्रेड है, ए ग्रेड है, यानी कि ए को मैं क्या मान लूंगा, स्टूडेंट ऑफ ए ग्रेड, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करा उसके ए ग्रेड आ रही है, तो आगे देखो वो क्या पूछ रहा है, इस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है वो कौन सा है, हॉस्टल में रहने वाला है, हॉस्टल में रहने वाला है, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं E1, ये हो गया E2 और ये हो गया A। तो क्या फाइंड करना है अपन को कि ए ग्रेड आई हुई है स्टूडेंट के, लेकिन वो स्टूडेंट कहां से होना चाहिए, वो होना चाहिए हॉस्टल से, तो हॉस्टल का मतलब हो गया E1/A। बस बना दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कौन है, हॉस्टल में रहने वाले, हॉस्टल में रहने का मतलब 60%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी 60/100, तो 3/5 हो जाएगी। सेकंड E2 यानी जो डे स्कॉलर है या जो हॉस्टल में नहीं रहते, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई देखो 40%, मीन्स 40/100, तो ये हो गई 2/5। अब देखो ये कौन से स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और उनके कौन सी ग्रेड आ रही है, ए ग्रेड आ रही है, हॉस्टल में रहते हैं,
हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड आ रही है, तो कितने हो गए अपने पास 30%, तो कितना हो गया 3/10। और ये कौन से स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जिनके ए ग्रेड आ रही है, ठीक है, सॉरी हॉस्टल डे स्कॉलर है, हॉस्टल में नहीं रहते, ये पता है आपको हॉस्टल में नहीं रहते और ए ग्रेड आ रही है, ठीक है, हॉस्टल में नहीं रहते ये पता है और ए ग्रेड आ रही है इनके, तो कितना हो गया 20%, दैट इज 20/100, तो ये कितना हो गया 1/5। आगे प्रोबेबिलिटीज की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करोगे, पुट करके सॉल्व, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कर रही है 2000 स्कूटर वालों का इंश्योरेंस कर रही है, 4000 कार ड्राइवर जो कार ड्राइव करते हैं उनकी, ये स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर, इनका इंश्योरेंस करते हैं वो, ठीक है, इंश्योरेंस कर रही है कंपनी। अब उसमें क्या ये कह रहा है कि ठीक है, स्कूटर, कार और जो ट्रक ड्राइवर है उनके एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.01। सबसे पहले स्कूटर की बात हो रही है, उसके बाद में कार ड्राइवर की बात हो रही है तो वो है 0.03, देन ट्रक ड्राइवर की बात हो रही है तो वो है 0.15, ठीक है, ये तो इंश्योरेंस हो गए इनके। और अगर इंश्योरेंस वालों का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो देखो आगे क्या पूछ रहा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है यानी जिनके इंश्योरेंस हो रखे हैं उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, ये अपन को पता है कि एक्सीडेंट हो गया, पूरा लिख देते हैं चलो, ठीक है, तो ये अपन को पता है एक्सीडेंट हो चुका है, जो इंश्योरेंस पर्सन है उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है, वो स्कूटर ड्राइवर है। तो देखो मैं इनको क्या एज्यूम कर लूंगा E1 E2 E3, तो प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है, एक्सीडेंट हो गया ये तो पता है, लेकिन कौन होना चाहिए, वो स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, E1/A। तो क्वेश्चन क्या बना देखो, सॉरी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस थर्ड भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। चेक कर लो सारी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता सकते हैं क्या, 2000, टोटल कितने हो गए अपने पास 12000, तो 12000 अपॉन 2000 अपॉन 12000, तो 1/6 हो गया, तो ये हो गया 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी 4000 अपॉन 12000, तो ये कितना हो गया 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 12000, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, यानी कि ये पता है वो स्कूटर चला रहा है, ये पता है आपको, और उसका एक्सीडेंट हो गया, देखो ये गिवन, उसके आने कार चला रहा है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये कौन हो गया, ये तो हो गई A/E1, ये क्या हो गया A/E2, और ये क्या हो गया A/E3। आगे सारी वैल्यूज बस फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन अपने पास, और एक स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है, या तो वो आंसर पता है उसको, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, या तो उसको आंसर पता है या फिर वो क्या करता है सिर्फ आइडिया लगा रहा है। तो अपने पास दो केस हो गए, एक तो E1 आंसर पता है उसको, नोज आंसर, ठीक है, आंसर पता है, और E2 क्या हो गया, उसको आंसर नहीं पता, सिर्फ वो एक आइडिया लगा रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चन का आइडिया ले रहा है वो, ठीक है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आगे देखो क्या कह रहा है वो
कि अगर वो क्वेश्चन जानता है, आंसर जानता है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी 3/4 है। और अगर आइडिया लगा रहा है सिर्फ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। देखो आगे क्या कह रहा है, ये मानना है आपको कि जो स्टूडेंट है उसके आंसर का आइडिया सही देने पर, आंसर जो है उसका अगर वो आइडिया सही लगा रहा है तो क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, आइडिया लगा रहा है वो और फिर भी अब उसका जो आंसर है वो करेक्ट हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। मतलब क्वेश्चन आंसर पता नहीं था उसका, उसने आइडिया से टिक लगाया और उसका आंसर सही हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। आगे देखो वो अपन से क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो आंसर जानता है। ठीक है, आंसर जानता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक मिनट को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हाँ ठीक है, आंसर जानता है वो और ये पता है कि उसने सही आंसर दिया है, तो ये पता है कि उसका जो आंसर है वो कैसा है, आंसर उसका करेक्ट है। देखो क्या पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो आंसर जानता है। ठीक है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता है। अगर आपको ये पता है कि जो उसका आंसर है वो करेक्ट है, तो ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर उसका ऑलरेडी करेक्ट है और वो आंसर जानता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 का क्या मतलब हुआ, A अपॉन E1 का मतलब वो आंसर जानता है और A का मतलब करेक्ट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वो आंसर जानता है तो उसका आंसर सही हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है, उसका आंसर आपको पता है, तो सीधी सी बात है वो आंसर आपका सही ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या हो गया, 1। ये चीज समझ में आई ना, A अपॉन E1 जो पता है, आपको क्या पता है कि आप उसका आंसर जानते हो किसी भी क्वेश्चन का और फिर भी आपका आंसर सही हो जाए, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बता दिया उसने 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, इसका क्या मतलब हुआ, E2 अगर वो सिर्फ आइडिया लगा रहा है फिर भी उसका आंसर सही चला जाए, तो ये रहा, अगर वो आइडिया लगा रहा है फिर भी उसका आंसर सही जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज यहाँ पुट करके सॉल्व कर दोगे। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि 5% जो मैन है और 0.25% वुमन है, उनके व्हाइट बाल है। 5% मैन है आपके पास विथ व्हाइट हेयर, ठीक है, व्हाइट हेयर, 5% मैन के व्हाइट हेयर है और 0.25% वुमेन्स के व्हाइट हेयर है। 5% मैन विथ व्हाइट हेयर एंड 0.25% वुमन विथ व्हाइट हेयर। देखो आगे क्या कह रहा है, एक सब क्या कह रहा है ये, एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, किसी भी एक को, मैन भी हो सकता है वुमन भी हो सकता है, और उसके व्हाइट हेयर है। तो ए क्या हो गया, पर्सन विथ व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर वाले एक पर्सन को सेलेक्ट करा है। तो वो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेलेक्ट किया है वो कौन है, मैन है। तो देखो आपके पास दो ही हो सकते हैं यहाँ पे, या तो मैन या वुमन। तो E1 तो मैं मान लेता हूँ किसकी प्रोबेबिलिटी, मैन की, और E2 मैं मान लेता हूँ किसकी प्रोबेबिलिटी, वुमेन की। E1 इक्वल्स टू मैन और E2 इक्वल टू वुमन। उसने बता दिया क्वेश्चन में कि मैन और वुमन दोनों इक्वल है, नॉर्मली इक्वल होते नहीं है, तो उसने बता दिया मैन और वुमन दोनों इक्वल है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जानी चाहिए, 1/2 हो जानी चाहिए, कि किसी भी टाउन में जितने मैन उतने वुमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी अगर मैं सिर्फ मैन को सेलेक्ट करता हूँ
तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी अगर सिर्फ वुमेन्स को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो क्या पूछा गया उसने, एक पर्सन को सेलेक्ट किया, उसके व्हाइट हेयर है, ये तो पता है अपन को कि उसके जो हेयर है वो व्हाइट है, तो ए अपॉन में आ गया। और इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या है, एक मैन है। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे, E1 अपॉन ए, E1 मैन होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन उसके व्हाइट हेयर होने चाहिए। तो देखो क्या बना फॉर्मूला, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2। यही बना, चेक कर लो। E1 पता ही आपको, A अपॉन E1, देखो A अपॉन E1 का क्या मतलब हुआ, E1 यानी मैन होने चाहिए, और मैन भी वो जिनके व्हाइट हेयर है, तो ये रहे मैन वो जिनके व्हाइट हेयर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5%, मतलब 5 अपॉन 100, तो 1/20। नेक्स्ट देखो कितना है, P ऑफ E2 पता ही है 1/2, P ऑफ A अपॉन E2, तो A अपॉन E2 का देखो क्या मतलब होगा, E2 का मतलब वुमन होनी चाहिए बट उनके व्हाइट हेयर हो, यानी वुमन जिनके व्हाइट हेयर है। कितनी हो गई 0.25%, तो 0.25% का मतलब परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में 100, और अच्छा 0.25 है तो अपॉन में 00, तो कितना हो गया 1 अपॉन 400। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, पुट करके सॉल्व करोगे 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में ये कह रहा है कि एक इलेक्शन होना है, तो दो टीम हो गई, टीम ए और टीम बी। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और सेकंड की है 0.4। तो E1 तो मैं ले लेता हूं, मान लो फर्स्ट पार्टी जीत रही है, ठीक है, और E2 अपन मान लेते हैं सेकंड पार्टी। E2 कौन हो गई, सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी 0.6, और अगर सेकंड पार्टी जीतती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4। देखो आगे क्या गिवन है, इसके आगे एक कंडीशन और दे दी उसने कि अगर फर्स्ट पार्टी अगर जीतती है तो वो क्या कर रही है, एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करेगी, और उस नया प्रोडक्ट को स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी 0.7। और E2 क्या कह रहा है, अगर मतलब फर्स्ट केस तो क्या कह रहा था कि अगर फर्स्ट पार्टी जीतती है इलेक्शन तो एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और अगर सेकंड पार्टी जीतती है तो वो क्या कर रहा है, उसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है 0.3। फर्स्ट पार्टी जीतती है तो 0.7% चांस है, या 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट को, और सेकंड क्या कह रहा है 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि नया प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो आगे क्या गिवन है, अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके थ्रू बने, वो नया जो प्रोडक्ट है वो सेकंड पार्टी स्टार्ट करे, यानी कि ए अपन को पता है न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि दोनों ने कह दिया नया प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये लो नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये तो कंफर्म है, वो कौन स्टार्ट करे, सेकंड पार्टी, यानी कि E2। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, E2 अपॉन ए की। तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4, ए अपॉन E2 का क्या मतलब हुआ कि सेकंड पार्टी E2 यानी सेकंड पार्टी जीत रही है अपने पास, तो प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, और ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। तो सारी वैल्यूज है, वैल्यूज पुट एंड सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, एक लड़की है वो क्या कर रही है, कुछ डाइस को थ्रो कर रही है,
ठीक है, एक लड़की है वो एक डाइस को उछाल रही है। अब उस पर अगर 5 और 6 आ रहा है, दो केस में डिवाइड कर दिया उसने, या तो क्या आ रहा है 5 और 6 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है उस पे 1 2 3 4 आ रहा है। दो केस में कर दिया उसने। अगर उस पर 5 और 6 आ रहे हैं तो वो क्या करेगी, कॉइन को 3 टाइम टॉस करेगी, 3 टाइम। अगर पहले तो डाइस को थ्रो किया, उस पर अगर 5 आ गया या 6 आ गया तो वो क्या करेगी, कॉइन को 3 टाइम टॉस करेगी और उस पे ये चेक करती है हेड कितने टाइम आ रहा है। ठीक है, बट अगर उसके पास क्या आया 1 2 3 4 आ रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो एक कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी। ठीक है, तो वो कॉइन को 1 टाइम टॉस करेगी और चेक करती है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सेम इसमें भी हेड आने की, 1 हेड आने की। ठीक है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फाइंड करना है कि ये फाइंड करना है आपको कि उस पर हेड आ रहा है तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अगर उस पर हेड आ रहा है तो वो जो कॉइन है, सॉरी, अगर हेड आ रहा है आपके पास तो जो डाइस है उस पर 1 2 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हेड आ रहा है ये तो पता है, तो अपन को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड आ रहा है ये तो पता है, अगर हेड आ रहा है तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, E2 अपॉन ए फाइंड करना है। ये तो पता है आपको हेड आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी वो हेड को नोटिस कर रही है, यहाँ भी हेड को नोटिस कर रही है। तो क्या हो गया अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये बन गया फॉर्मूला, चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कर सकते हैं क्या, डाइस में टोटल 6 रिजल्ट होते हैं, 6 में से 4 रिजल्ट तो यही आ गया आपके पास। तो क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 3 हो गया। और ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सिर्फ दो नंबर यूज में आ रहे हैं, 5 एंड 6, तो 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 का मतलब 1 अपॉन 3। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 का क्या मतलब हो गया कि जो सेकंड डाइस है, यानी सेकंड 1 2 8 3 4 जो आ रहे हैं, उस केस में एक हेड आ रहा है आपके पास, यानी अगर 1 2 3 4 आए हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, अगर 1 टाइम टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नेक्स्ट कौन सी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, ए अपॉन E1, यानी आपको ये तो पता है कि 5 या 6 आ रहे हैं, अगर 5 या 6 आ रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 5 या 6 आ रहे हैं तो वो 3 टाइम टॉस करेगी, हेड मतलब सिंगल हेड चाहिए यहाँ पे, तो अगर 3 टाइम टॉस करेगी तो टोटल रिजल्ट कितने बनते हैं, 8 रिजल्ट। और अगर टोटल 8 रिजल्ट बनते हैं तो उसमें 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो सकती है, या तो TTH या HTT या THT, तीन ही केस बनते हैं जिसमें सिंगल हेड आ रहा है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी आपके पास 3 अपॉन 8, क्योंकि टोटल रिजल्ट 8 होते हैं, ताकि आप चाहे तो सारे रिजल्ट बनाकर चेक कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई, ए अपॉन E2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 आ गई, सारी वैल्यूज है आपके पास। तो वैल्यूज के आपको क्वेश्चन में पुट करनी है, आगे सॉल्व करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, टोटल 52 कार्ड है आपके पास और 52 कार्ड में एक कार्ड लॉस्ट हो गया, तो आपके पास कितने कार्ड बच गए, 51, खो गया एक कार्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन ही कह रहा है आपके पास कि जो 52 कार्ड थे उसमें से एक कार्ड लॉस हो गया, एक कार्ड लॉस हो गया, तो जो रिमेनिंग कार्ड्स थे, बाकी जितने बचे, कितने बचे 51, उनमें से 2 कार्ड बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उनमें से 2 कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, वो दोनों किसके हैं, डायमंड के हैं। 2 कार्ड्स बाहर निकाल रहे हैं, दोनों कार्ड्स किसके हैं, वो डायमंड के हैं। ठीक है, ईट के हैं। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड लॉस हो गया वो कार्ड डायमंड का है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब एक तो क्या हो गया, E1 अपन मान लेते हैं, जो कार्ड लॉस्ट हो गया वो किसका है, डायमंड का है। E2 एज्यूम कर लेते हैं, जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो किसका है, डायमंड का नहीं है। ठीक है, और ए क्या हो गया, जो भी कार्ड लॉस्ट हो गया, लॉस्ट कार्ड, एक कार्ड खो गया आपके पास, तो वो प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है कि जो कार्ड लॉस्ट हो गया, कार्ड लॉस्ट हो गया, यानी कि आपको पता है कार्ड
खो गया, ठीक है। तो वो कार्ड किसका है, डायमंड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो कार्ड लॉस्ट हो गया वो कार्ड डायमंड का है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो क्या बना क्वेश्चन अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, यही बनेगा। चेक कर लेते हैं, देखो वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मतलब हो गया, जो कार्ड लॉस्ट हो गया वो डायमंड का है, तो डायमंड का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड के कितने होंगे कार्ड, 13 अपॉन 52, दैट मीन्स 1/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो निकालने के बाद में, तो ये दोनों सॉल्व करनी है, तो ये अभी पहले जो इजीली निकलता है पहले उनको कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब डायमंड का नहीं है, अगर वो कार्ड डायमंड का नहीं है तो क्या होगा, 39 अपॉन 52 हो जाएगा, दैट मीन्स 3/4। अब निकालते हैं ए अपॉन E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का क्या मतलब हुआ, E1 का मतलब था डायमंड का होना चाहिए और डायमंड में लॉस हो गया, ठीक है। डायमंड का कार्ड है और वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया अपने पास। तो कितने कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने, बाहर बोला नहीं होगा शायद मैंने, टोटल 2 कार्ड्स बाहर निकालने हैं। लॉस्ट तो एक हुआ है, लेकिन जो रिमेनिंग 51 कार्ड थे उनमें से 2 कार्ड बाहर निकालने हैं आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का क्या मतलब होगा, E1 देखो कौन है, डायमंड, और ए कौन है, जो कार्ड लॉस्ट हो गया। यानी कि अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड का, अगर कार्ड लॉस्ट हो गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 कार्ड जो बाहर निकाल रहे हैं उन 2 कार्ड्स की। तो देखो फेवरेट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, एक कार्ड आपके पास लॉस्ट हो गया तो डायमंड के कितने कार्ड बचेंगे आपके पास, डायमंड के 12 बचेंगे, लेकिन अपन को कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो क्या बन गया 12C2, ओके, अपॉन कितने कार्ड्स में से 51C2, 12C2 अपॉन 51C2, यही बनेगा। अब इनको सॉल्व करना आता है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपने पास 12 अपॉन 11 अपॉन ये बन जाएगा आपके पास 51 इंटू 50, 12 इंटू 11, 51 इंटू 50, कर देना इसको सॉल्व। नेक्स्ट है वो क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। तो ए अपॉन E2 का क्या मतलब हुआ, ए अपॉन E2 यानी वो डायमंड का नहीं है, जो कार्ड लॉस्ट हो गए वो डायमंड का नहीं है, और आपको जो 2 कार्ड निकालने वो दोनों डायमंड के होने चाहिए। अगर जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का नहीं है, इसका मतलब आपके पास पूरे के पूरे 13 डायमंड्स के कार्ड है। तो 13C2 अपॉन कितने कार्ड्स में से सेलेक्ट करना है, 51C2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2, ये हो गई प्रोबेबिलिटी आपके पास ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सॉल्व कर दो फिर इसको, वैल्यूज सारी उसमें पुट करनी है क्वेश्चन में, ये अपना फॉर्मूला में पुट करना एंड सॉल्व कर देना। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन वापस वो बैग से रिलेटेड आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14, एक बैग है, बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। बैग था, ये हो गया एक बैग, इसमें 3 तो रेड है आपके पास और 7 ब्लैक बॉल है, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। और क्या कह रहा है वो, एक एक करके बिना सब्स्टिट्यूशन के एक एक करके इसमें से 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं, 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं इसमें से बिना सब्स्टिट्यूट करे। तो ये कह रहा है अगर सेकंड बॉल रेड बॉल है तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो फर्स्ट बॉल होगी वो भी रेड होगी, ठीक है। अगर सेकंड बॉल रेड है तो ए तो मैंने क्या मान लिया, सेकंड इज रेड बॉल, ये तो हो गया ए। और E1 में क्या मान लूंगा, जो फर्स्ट बॉल है वो क्या हो, रेड हो, और E2 में क्या एज्यूम कर लूंगा कि जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक हो। देखो क्यों, क्योंकि उसने ये कहा कि 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर मैं 2 बॉल बाहर निकाल रहा हूं तो उसने ये नहीं बोला कौन सी बॉल बाहर निकलेगी। तो हो सकता है पहली बार में रेड बॉल निकले, या फिर ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में ब्लैक बॉल निकले। तो अभी अपने पास 2 चांसेस है, और उसके बाद में उसने ये कहा कि जो सेकंड बॉल है वो रेड होगी, तो सेकंड कंफर्म हो गई अपने पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो क्या हो गई, ए इक्वल्स टू सेकंड इज रेड बॉल, तो जो सेकंड बॉल होगी वो तो रेड होगी, ये उसने बोल रखा है। बट जब दो बॉल स्टार्टिंग में जो 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं उसमें से सेकंड तो रेड है बट फर्स्ट का पता नहीं है,
तो फर्स्ट रेड भी हो सकती है, इसलिए E1 बता दिया रेड है, और E2 मान लिया अपने ब्लैक है। तो वो क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी कि अगर सेकंड बॉल रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट बॉल भी रेड है, यानी कि सेकंड तो रेड है, सेकंड बॉल तो रेड है, तो फर्स्ट भी रेड है। तो ये पूछ रहा है वो अपन से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बन गया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन A2। ठीक है, ए बनेगा, अब वैल्यू निकालो सबकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि फर्स्ट रेड बॉल, अगर मैं फर्स्ट रेड बॉल निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, E2 अगर मैं फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाल लेता हूं, अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाल लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई 7/10। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, ए अपॉन E1 का क्या मतलब हुआ, E1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट बॉल रेड निकल चुकी है, अगर फर्स्ट बॉल रेड निकल चुकी है तो सेकंड बॉल भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि जो एक बॉल बाहर निकाल ली उसको वापस नहीं रखा है। तो पहले अभी टोटल 10 बॉल थी, अगर एक बॉल बाहर निकल गई तो कितनी बच गई अपने पास 9 निकल गई। तो ये क्या कहना चाह रहा है E1 यानी जो फर्स्ट बॉल बाहर निकली थी वो रेड थी, अगर फर्स्ट रेड बॉल बाहर निकल गई तो सेकंड भी अगर रेड बॉल होगी तो प्रोबेबिलिटी 2/9 हो जाएगी। क्या फर्स्ट तो पहले से रेड बाहर निकल रही है और ए सेकंड बॉल भी अपन रेड ही बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/9। और क्या बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। देखो ए अपॉन E2 का क्या मतलब हुआ, E2 क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक बाहर निकल चुकी है तो सेकंड बॉल भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो रेड बॉल अब बाहर नहीं निकली है तो 3/9। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। ये E2 क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल ब्लैक बाहर निकाल दी, यानी पहले 10 थी, 10 में से यहां से एक बॉल बाहर निकली हुई है और सेकंड बॉल रेड है, तो रेड तो पहले निकली नहीं थी, पहले ब्लैक निकल गई थी, तो 3 एज इट इज है, बट 7 से 6 रह गई, तो 3/9। तो सारी वैल्यूज है आपके सामने, पुट कर दो, सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 तो था थर्ड और एक था क्वेश्चन नंबर 6। तो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसमें ट्रांसफर करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड क्या कह रहा है, एक बैग है, एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 3 तो रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल है, फर्स्ट बैग हो गया ये। और इसमें से क्या कर रहा है वो, सेकंड बैग हो रहा है, उसमें से 4 रेड और 5 ब्लैक है। सेकंड बैग में क्या था, सेकंड बैग में 4 रेड एंड 5 ब्लैक, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है सेकंड बैग में। अब देखो क्या हो रहा है, वो कह रहा है एक बॉल है, फर्स्ट बैग में से निकाल करके सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दी, यहां से निकाली एक बॉल और सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दी, और उसके बाद में एक बॉल सेकंड बैग में से निकाल रहे हैं, यहां से निकालकर सिर्फ इसमें डाल दिया और फिर इसमें से बॉल बाहर निकाल रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो बॉल है वो रेड कलर की है, रेड कलर की है, यहां से जो बॉल बाहर निकाल रहे हैं वो रेड कलर की बॉल है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी बतानी अपन को कि जो बॉल आपने यहां से ट्रांसफर करी है वो ब्लैक कलर की हो। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट बॉल में, फर्स्ट बैग में आपके पास 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, सेकंड में आपके पास 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। अब क्या किया, एक बॉल निकाली यहां से और इसमें ट्रांसफर कर दी, अब वो रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, ये नहीं बोला उसने। अब जो बॉल ट्रांसफर करी उसके बाद यहां से बॉल बाहर निकाल रहे हैं सेकंड बैग में से, और जो सेकंड बैग में से बॉल बाहर निकाली है वो है रेड कलर की, सेकंड में से जो बॉल बाहर निकाली है वो रेड कलर की है। तो प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है यहां से आपने जो बॉल ट्रांसफर की थी वो ब्लैक कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो यानी कि मेरे पास क्या हो गया, E1 में तो मैं मान सकता हूं कि जो बॉल मैंने ट्रांसफर की है वो कौन सी है, रेड कलर की, क्योंकि यहां से रेड भी ट्रांसफर हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है। तो मैं E2 एज्यूम कर लेता हूं कि जो बॉल ट्रांसफर की है वो कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है।
और यहाँ से कौन सी प्रोबेबिलिटी निकल गई अपने पास, रेड कलर की बॉल बाहर निकाल ली। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ से रेड कलर की बॉल बाहर निकाली है, रेड कलर की बॉल बाहर निकाल ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल यहां से ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक कलर की है। दैट मीन्स क्या पूछ रहा हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। तो फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज। यहां से मैं E1 तो क्या माना था मैंने, रेड कलर की बॉल ट्रांसफर हो रही है। अगर यहां से रेड कलर की बॉल ट्रांसफर हो रही है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 3/7 हो जाएगी। रेड कलर की ट्रांसफर करूंगा तो 3/7। और अगर मैं यहां से ब्लैक कलर की ट्रांसफर करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, 4/7, क्योंकि 4 बॉल्स थी। अब देखो ट्रांसफर कर रहा हूं मैं यहां से, मान लेते हैं इस साइड तो मैं रेड बॉल ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ए रेड बॉल ट्रांसफर हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या बनेगी, देखो ध्यान से समझना। यहां से कौन सी बॉल ट्रांसफर हो गई, रेड, यानी कि ऑपरेशन ए परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 यानी कि अगर आपने बॉल ट्रांसफर की है, ट्रांसफर कर दी, कौन सी, रेड बॉल ट्रांसफर कर दी, तो यहां रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो 5/10 हो जाएगी, क्या 1/2। ओके, क्यों, यहाँ तो कितनी थी, पहले 4 रेड थी, बट एक रेड आप यहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे 5 रेड हो गई, 5 ब्लैक हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2 ए अपॉन E1। और अगर मैं यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, ब्लैक बॉल अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कौन सी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ए अपॉन E2, क्योंकि E2 था ब्लैक। अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता हूं तो यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 4/10 हो जाएगी। क्या, यहां से क्या किया था, रेड बॉल ट्रांसफर की थी, तो रेड बॉल पहले 4 थी, तो अब +1 5 रेड बॉल हो गई, तो 5/10 ये हो गई प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता, अगर यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता तो ब्लैक बॉल 6 हो जाती और ये कितनी रह जाती, रेड 4, और आपको रेड ही निकालनी थी। तो 4/10 दैट मीन्स 2/5। तो देखो सारी वैल्यूज है अपने पास, ए अपॉन E1, ए अपॉन E2, E1, E2। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही एक एग्जांपल भी आपके, तो एग्जांपल ट्राई कर लेना, क्वेश्चन अभी अपन कर लेते हैं, सेम टू सेम एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि कुछ पॉपुलेशन ले रखी है वहां पे, और उनको कुछ लोग पेशेंट है, कुछ लोग नहीं है, तो डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। तो क्या कह रहा है वो कि 99%, किसी की अगर ब्लड टेस्ट लेते हैं अपन तो वो 99% तो सही रिजल्ट बताती है। सही रिजल्ट बताने का मतलब कि वो जो पर्सन है वो पॉजिटिव भी है और उसका जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। और क्या होता है कि 0.5% वो गलत भी बता देती है। 0.5% गलत बताने का मतलब कि जो पर्सन है वो हेल्थी है, बट उसकी रिजल्ट जो है, रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाती है। तो वो ये कह रहा है कि कोई टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 0.1% जो पर्सन है सिर्फ वो पॉजिटिव है। तो 0.1% पीपुल रियल में पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं 2 केस बना देता हूं, E1 तो वो जो पॉजिटिव है, E2 वो जो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव। तो देखो E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, यानी कि जो पॉजिटिव है 0.1%, तो 0.1% का मतलब कितना हो गया, यही होगा। तो ये हो गया आपके पास 0.001। और E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, देखो अगर 0.001 पॉजिटिव है, आपको पता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो P ऑफ E2 क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.001। तो कितना आंसर आ गया, 0.991।
9। ये तो कौन से पर्सन हो गए जो पॉजिटिव नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99% सही रिजल्ट देती है, ठीक है। ये मान लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो 99% सही रिजल्ट दे रही है। सही रिजल्ट देने का क्या मतलब हुआ कि जो रियल में पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव बता रही है, यही तो हुआ। यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये, जो रियल में पॉजिटिव है उनको अगर मैं पॉजिटिव बताता हूं तो 99%, तो ये हो गया 99% मतलब 99/100। ये चीज समझ में आई। ए किसको माना है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 99% रिजल्ट सही आ रहा है। सही आने का मतलब ये हो गया कि जो रियल में पॉजिटिव है उसी की रिजल्ट पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो कितना हो गया 99% A/E1। और ये कह रहा है 0.5% रिपोर्ट क्या है, गलत आ रही है। गलत आने का मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव है, जो पहले से नेगेटिव है उनको भी पॉजिटिव बता देता है। तो जो नेगेटिव है उनको भी रिपोर्ट क्या बता रही है, पॉजिटिव बता रही है। 0.5%, 0.5% का कितना मतलब हो गया 5/1000। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो एक पर्सन सेलेक्ट किया गया है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। अगर उसके टेस्ट में ये आया हुआ है कि अगर उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, तो वो पर्सन भी पॉजिटिव है। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो क्या पता है आपको, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो जो पर्सन है वो खुद भी पॉजिटिव है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो E1/A, तो क्या बन गया P of E1 इंटू P of A/E1 अपॉन P of E1 इंटू P of A/E1 प्लस P of E2 इंटू P of A/E2, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज है आपके पास। P of E1 है आपके पास 0.001, P of A/E1 भी है 0.99, P of E1 है, P of A/E1 है, P of E2 भी है आपके पास 0.999। कैसे आई पता लग गया ना, ये पॉजिटिव थे, रिमेनिंग सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके आने A/E2 भी आ गया आपके पास। सॉल्व कर लेना, सारी वैल्यूज पुट करोगे, आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, रिवाइज जरूर कर लेना। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस है।